नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम सिमरन पटेल है। आज हम ऐसे राजनेता से बात करने जा रहे हैं जो दिल्ली की राजनीति में काफी अहम रहते हैं और विवादों से उनका नाता है, उसके बावजूद मुखर होकर बोलते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं पूर्व सांसद रमेश बिदूड़ी जी का। सर, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। कैसे हैं आप सर? बहुत बढ़िया, मैं बहुत अच्छा हूँ। सर, आप दिल्ली में आपका जन्म हुआ, एक किसान परिवार में आप जन्मे। राजनीति में कैसे आने का सफर रहा? कारण कई बनते हैं, कोई एक कारण से कभी कोई किसी फील्ड की तरफ डाइवर्ट नहीं होता है। मेरा परिवार संघ से प्रेरणा लेकर स्वयंसेवक परिवार रहा है। मैं भी संघ का स्वयंसेवक हूँ और स्वयंसेवक होने के नाते से व्यक्ति निर्माण, राष्ट्र का निर्माण, ये सर्वोपरि संघ की मानसिकता है कि व्यक्ति का निर्माण करना है। उसमें मैं जब स्वयंसेवक था तब भी, फिर मैं छात्र राजनीति में भी आ गया। मैं स्कूल से कॉलेज में पढ़ता था तो सुनते ही चले आ रहे थे कि राजनीति में किस प्रकार से कैसे कैसे लोग अपने अपने लिए जीते हैं, राष्ट्र के लिए कम जीते हैं, अपने लिए ज़्यादा जीते हैं। और दो तरह की देश की हिस्ट्री लिखी गई थी। एक कांग्रेस के शासन में जवाहरलाल जी के आने के बाद जो पढ़ाया जाता था वो तथ्यों से बिल्कुल विपरीत था, अलग था। तथ्य कुछ और थे। जब सच्चाई पता लगती थी, संघ की शाखाओं में बौद्धिक देने वाले संघ के अधिकारी होते थे, जब वो जानकारी देते थे, और किताबों में कुछ और पढ़ाया जाता था। इस चीज़ को देखते के बाद धीरे धीरे बड़े होते चले गए। फिर बड़े होते चले गए तो मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति के लिए वो भाग दौड़ करता है, तो बगैर करप्शन के और बगैर सिफारिश के, परिवारवाद के कुछ मिलता ही नहीं था देश में। प्रेरणा आपको किससे मिली? कब आपने सोचा कि नहीं, अब मुझे राजनीति में जाना है? क्योंकि आप वकालत की डिग्री भी आपने हासिल किया। नहीं, मेरे पिताजी व्यवसायी थे, अपना व्यवसाय था, लेकिन प्रेरणा भी धीरे धीरे, जैसे मैंने कहा ना, छात्र राजनीति में, विद्यार्थी परिषद में हम काम करते थे। लोकसभा में दो केवल हमारे सांसद थे भारतीय जनता पार्टी के, क्योंकि श्रीमती इंदिरा जी की डेथ हो गई थी 84 में। तो चुनाव हुए उसके बाद तो केवल दो बीजेपी के सांसद जीते थे और हम विद्यार्थी परिषद में काम करते थे उस दौरान। तो उन कठिन परिस्थितियों में भी जब संघ के लोगों का मैंने काम करने का तरीका देखा, और उनका एक ही ध्येय था केवल कि राष्ट्र सर्वोपरि है और व्यक्ति का चरित्र निर्माण कैसे हो। और जब वो देखते थे तो देखते देखते उनकी तरफ अटैचमेंट होती चली गई, और वो अटैचमेंट होती होती चली गई। तो राजनीति में कॉलेज जीवन के अंदर भी कभी नहीं सोचा मैं चुनाव लड़ूंगा, लेकिन मेरे ही ग्रुप के जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने ज़बरदस्ती मुझे कॉलेज में चुनाव लड़ा पिताजी दिया। चाहते थे आपके कि आप में जाएं? नहीं, फादर मेरे सोशल वर्कर थे। मेरे गांव में आज स्कूल है, प्राइमरी सरकारी, जो जिस जमीन में है, हॉस्पिटल है, आर्य समाज मंदिर है, वो मेरे फादर की दान दी हुई जमीन में बने हुए हैं। तो मेरी फैमिली ही इस प्रकार की थी कि वो संघ के साथ में उस प्रकार का सेवा भाव, मानव कल्याण का भाव जो भी था वो उनके अंदर थे संस्कार। तो उन्हीं से, परिवार से ही संस्कार लेकर और सेवा भावना से हम काम करते थे। तो मेरे ग्रुप के ही स्टूडेंट्स ने इकट्ठे कर, दो यार दोस्तों ने कहा आप चुनाव लड़ो कॉलेज में। जबकि मैं पॉलिटिक्स से बड़ा हेट करता था, मैं लाइक नहीं करता था पॉलिटिक्स को। जबरदस्ती मुझे लड़ाने के लिए बोल दिया। फिर मैंने नॉमिनेशन भर दिया तो मेरे खिलाफ किसी ने नॉमिनेशन ही फाइल नहीं किया। मैं अनअपोज आ गया कॉलेज के अंदर भगत सिंह में। फिर दिल्ली विश्वविद्यालय का मैं ईसी बन गया। तो बस उसके टच में रहना शुरू हो गए। लेकिन उसके बाद भी, कॉलेज पास आउट करने के बाद भी मैंने लॉ की, एलएलबी की, और एलएलबी करने के बाद अपना काम ही मैं करता रहा। लेकिन 1993 में जब राजनीति में दिल्ली को राज्य का दर्जा मिला तो संगठन के लोगों ने बुलाया, मेरी सदस्यता की कि और आपके यहाँ एरिया में कहीं भारतीय जनता पार्टी का आधार खड़ा होना चाहिए, अपने विचार के लोग खड़े होने चाहिए, आप पॉलिटिक्स में आइए। तो 1991 के अंदर लोकसभा का चुनाव हुआ, मैं उसमें लग गया। साहिब सिंह जी चुनाव लड़े थे, फिर मुझे 92 में पार्टी का मेंबर बना दिया। फिर मुझे प्रदेश कार्य समिति का सदस्य 93 में बना दिया, प्रदेश में दिल्ली बीजेपी में। परिवार में आप कैसे थे? माँ के दुलारे थे या पिताजी के? माँ भी मेरी प्यार करती थी, भाई भी मेरे प्यार करते थे, पिताजी भी मेरे को लाइक करते थे। उनके ऊपर, मेरे पिताजी को मेरे ऊपर विश्वास था कि बाकी भाई हमारे जैसे व्यवसायी से व्यापारी थे तो अपना जीवन, साधारण जीवन जीने में विश्वास रखते थे। पिताजी चाहते थे बच्चे कुछ करें, उनकी इच्छा थी मैं लॉ करूं, इसलिए मैंने एलएलबी की थी। मेरे पिताजी चाहते थे मैं वकील बनूं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैंने लॉ कर ली। लेकिन फादर की डेथ हो गई, वो देख नहीं पाए। तो फिर व्यापार भी हमने, पिताजी का ही हमारा पैतृक व्यवसाय था, उसी को संभाला, उसको आगे बढ़ाया पिताजी के व्यवसाय। तो क्या ये ऐसे आगे बढ़ेगा? आपके भी बच्चे आएंगे राजनीति में? नहीं नहीं, कोई, देखो ये तो हमारे यहाँ कोई प्रथा नहीं है। हाँ। मेरा बेटा है। हाँ। एक बेटा मेरा विदेश में है जी। दूसरा बेटा ने मेरे लॉ की हुई है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से, वो प्रैक्टिस कर रहा है दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर।
तो वो लॉ कर रहा है। तो बेटी ने भी मेरी ने LLM की सिम्बोसिस से। तो 3 बच्चे हैं, तीनों पढ़ लिख गए हैं, तीनों अपने अपने जॉब पर हैं। अब वो मैंने कभी नहीं सोचा था मैं राजनीति में आऊँगा। तो समय भविष्य क्या कराता है क्या नहीं क्या कराता है। कोई पछतावा है या कोई ऐसा समय रहा जब आपने सोचा हो कि मैं कहाँ आ गया? क्योंकि LLB आपने किया, समाज सेवा तो आप करते ही थे, आपके पिताजी भी करते थे। कोई ऐसा दिन आप बताना चाहें, ऐसा कोई दौर रहा जब आप बहुत सोच रहे हो कि मैं कठिनाइयों में हूँ, कहाँ आ गया, एडवोकेट बन जाता, वकालत करता? नहीं नहीं, लोग पैसे के पीछे पड़े हुए हैं जी। और पैसा कमाना, पैसा इकट्ठा करने मेरी फैमिली में किसी, मेरे फादर में भी नहीं था, हमारे जी। अंदर भी किसी में भी नहीं है। हम्म। मानव कल्याण, सर्व कल्याण। और फिर मैं लौट के आना चाहता हूँ, संघ का स्वयंसेवक होने के नाते से हम अपने लिए तो सब जीते हैं, दूसरे के लिए कौन जी सकता है। ये प्रेरणा जो संघ से मिली हुई है, उसी के तहत कोई हमारा कोई धन इकट्ठा करने का मकसद नहीं है, या कॉन्स्पिरेटर लोग होते हैं, कॉन्स्पिरेसियाँ करते हैं, सेटिंग करते हैं, ये करते हैं। हमने कभी कुछ न सीखा ना किया, और संगठन ने भी ईमानदारी के साथ में हम काम करते रहे और हमें प्लेटफॉर्म एक के बाद एक बार देते चले गए पार्टी में। अब आते हैं दिल्ली की राजनीति की बात करते हैं। दिल्ली में चुनाव हुआ, कालका जी सीट से आप लड़े, लेकिन आप हार गए। क्या वजह रही? क्या आपने मंथन किया कि कमी कहाँ रह गई? क्या जनता से आप नहीं जुड़ पाए? क्या कमी रह गई? नहीं, मैं जनता से जुड़ने की तो मैं नहीं कहूँगा। जनता से जुड़ने में तो आप दिल्ली में अगर सर्वे कराएंगे तो हमसे ज़्यादा कोई जनता के बीच में रहने वाला व्यक्ति नहीं है। लेकिन राजनीति में चुनाव जब होते हैं ना, वो समीकरणों के आधार पर हो जाते हैं। समीकरण कब कैसे बन जाए, वह समीकरण ऐसे बन गए कि टोटल कांग्रेस भी, टोटल हमारे यहाँ 4000 वोट कांग्रेस को मिला है। तो कांग्रेस अगर अपनी जगह टिकी हुई रहती तो कांग्रेस के जो लोकल लीडर थे वो भी कहीं ना कहीं बिक गए आम आदमी पार्टी के हाथों। उनकी मजबूरी भी थी, मैं उनको ये भी नहीं कहूंगा बिक गए। जनता नहीं, कांग्रेस के लीडर, कांग्रेस के जो लोकल कांग्रेसी थे वहां, कांग्रेस को एक भी सीट नहीं हाँ, उनकी मजबूरी थी। नहीं, मेरे यहाँ कांग्रेस को केवल 4000 वोट मिले, जबकि अलका लांबा जी उनकी नेशनल महिला मोर्चा की अध्यक्ष लड़ाई थी और उनको कांग्रेसियों ने, तो उनको 2 प्रकार के भय हो गए, अलका नेता ना बन जाए। एक तो कांग्रेस के, जब अपने बेटी लड़ाई थी कांग्रेस के नेता ने, तो मेरी बेटी से ज्यादा वोट ले गए, तो मैं 3 बार विधायक रहा हूं, तो फिर मेरी इज्जत क्या रहेगी, मैं दुकान कांग्रेस में कैसे चलाऊंगा, बड़े नेता हैं वो कांग्रेस के रहे हैं। एक तो वो थे, और दूसरा मोदी साहब ने कहा 2012 में कि जब तक कांग्रेस मुक्त भारत नहीं होगा तो भारत आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। तुगलकाबाद में पहली बार जब मैं MLA बना था, उससे पहले 50 साल में कभी भारतीय जनता पार्टी जीती ही नहीं थी। पहला चुनाव भारतीय जनता पार्टी का MLA के रूप में वहाँ मैं ही जीता हूँ तुगलकाबाद में 2003 में, और उसके बाद में कॉन्टिन्यूस 3 चुनाव वहाँ से जीता हूँ। तो 12 में ही हमने 2004 में ही हमने कांग्रेस मुक्त तुगलकाबाद कर दिया। तो कालका जी के कांग्रेसियों को लगा कि अगर रमेश बिदूड़ी यहाँ आ गए विधानसभा में तो तुम्हारी सबकी बिस्तर गोल हो जाएगा। उनको एक वो भय था, और एक उनको अलका जी से भी भय था अपनी प्रेस्टीजियस कि हमसे ज्यादा वोट अलका जी ना ले जाएं। तो वो सब डाइवर्ट हो गए आम आदमी पार्टी के ऊपर, कांग्रेस को उसको वोट देने के। लेकिन क्या स्थानीय मुद्दे आपसे छूट गए? मतलब कुछ तो गलती हुई होगी, या फिर जिस तरह आप बयान देते हैं उसका असर देखने को मिला? नहीं, गलती क्या तो आप आंकते क्या है? क्योंकि जब मैंने देखा था, जब मैंने खुद कवर किया था, जब आप इलेक्शन में आप पहुंच रहे थे, डोर टू डोर लोगों के पास पहुंच रहे थे, वो हुजूम बहुत ज्यादा था, वो संख्या लोगों की बहुत ज्यादा थी, उसके बावजूद ऐसा क्या हुआ? नहीं, देखो, एक भाजपा विचार का जो वोटर है ना, वो वहां पर एक वार्ड है उसमें बहुत कम संख्या में है ना। जैसे मुस्लिम समुदाय वो परहेज करता है, वो केवल रमेश बिदूड़ी को नहीं, भाजपा को वोट देने में परहेज करता है मुस्लिम समुदाय 99%। 1-2% हमें वोट मुस्लिम समुदाय मिलता है। एक और अन्य वर्ग के कुछ ऐसे लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के प्रति थोड़ा सा उनके मन में ऐसी रहती है, तो वो वोटर। और एक दूसरा, मैंने जैसे कहा ना, समीकरण कैसे बन जाते हैं, तो समीकरण उस प्रकार के बन गए हैं कि, और जनता से जहाँ तक जुड़ाव की बात है, तो वहाँ बहुत बहुत परेशानियाँ थी। पीने का पानी नहीं, सड़कें टूटी पड़ी हैं, सीवेज का सिस्टम नहीं है, सड़कें जाम रहती हैं, आप निकल नहीं सकते। 5 की 10 की स्पीड से आप कालका जी मार्केट में घुस नहीं सकते। मेन मार्केट जो कालका जी की हिस्टोरिकल मार्केट होती, मैंने रिसेंटली गोविंदपुरी रविदास मार्ग पे आप निकल, तो लोग जूझ रहे हैं वहाँ समस्याओं से। लेकिन वो समीकरण ऐसे बन गए कि समीकरण के कारण से वोट जो डाइवर्ट इधर उधर होना था वो नहीं हो पाया, और कहीं ना कहीं दूसरे के ऊपर लाछन लगाने की आदमी अपनी कमजोरी को ढकने की बात करता है। मैं कभी नहीं कहता कि किसी दूसरे कश में दोष है, हमारी ही मैनेजमेंट में कुछ कमी रही होगी। क्या कमी रही होगी? अब वो अनेकों कमियां हैं। समीकरण ठीक नहीं बैठा, अभी चयन ठीक नहीं हुआ? नहीं, ऐसा नहीं है, चयन ठीक नहीं हुआ। चयन बिल्कुल, पार्टी का चयन बहुत बढ़िया था। 2,500-3 हजार वोटों से हमने वो सीट, जो पिछली बार 12,000 से आ रही थी, 3,000 से, और मुख्यमंत्री के सामने चुनाव लड़ना
और दिल्ली में भी और आप मीडिया सर्कल में भी कोई कहने को तैयार नहीं था कि दिल्ली में बीजेपी जीत जाएगी। तो लोगों में एक ये भी चली गई मन में कि अरे मुख्यमंत्री तो यही बनेगी तो ज़्यादा डेवलपमेंट हो जाएंगे, आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। एक वर्ग में वो भी चीज़ फ्लो कर रहा था कि मुख्यमंत्री क्यों बुराई लेते हो आप लोग, मुख्यमंत्री तो यही बनेगी, क्योंकि वो सिटिंग मुख्यमंत्री थी। दूसरा, एक लॉबिंग इस प्रकार की तैयार करी एक स्ट्रेटेजी के तहत, उसमें हो सकता है हमारी विचार के लोग, हमारी पार्टी के लोग भी, कुछ लोगों ने उनको सपोर्ट किया हो, उनको इस चीज़ को, कि केजरीवाल साहब ने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी कि बीजेपी रमेश बिधूड़ी को मुख्यमंत्री तय करने जा रही है, मुझे विश्वस्त सूत्रों से जानकारी मिली है। फिर अगले दिन आतिशी प्रेस कॉन्फ्रेंस करा। ये तो बढ़िया ही था ना कि आपके लिए पहले से विपक्ष जो है फील्डिंग कर रहा था। फिर नहीं, तो बढ़िया था। फिर वो आतिशी से प्रेस कॉन्फ्रेंस करा दी है। कि जो कुछ लॉबियां ऐसी हैं जो मुख्यमंत्री की दावेदारी करती हैं, कुछ समीकरण ऐसे बन जाते हैं, कास्ट समीकरण ऐसे बन जाते हैं, उनके अनुसार चीजें ये मुख्यमंत्री, और देखो मोदी साहब तो किसी को भी बना सकते हैं, और ये विश्वस्त सूत्रों से कह रहे हैं तो मोदी साहब रमेश बिधूड़ी को मुख्यमंत्री ना बना दें। तो एक ऐसा वर्ग भी था, वो इसलिए भी थोड़ी ताकत थी। तो एक चीज से कुछ कभी गड़बड़ नहीं होती है, वो कई चीज ऐसी हो गई, समीकरण ऐसे बन गए कि लास्ट के 5 या 6 दिन में हमारा चुनाव एकदम गिर गया। कई ऐसे आपके बयान भी आए जिसे मैं चर्चा करूंगी, जैसे कि पहले ही मैंने कहा कि जो आप बयान देते हैं विवादों में रहते हैं। अब आप बताइएगा वो कितनी सच्चाई है, क्या आपके जो विपक्षी लोग हैं जो आपसे जलते हैं या उन बयानों को तोड़ मोड़ के आगे पेश करते हैं, या फिर वाकई जिस तरह आप बयान देते हैं। क्योंकि हमने देखा था इलेक्शन के दौरान आतिशी जी को आपने जो बोला था वो रो रही थी, आप मुख्यमंत्री तक को भी रुला चुके हैं। नहीं नहीं, देखो वो चुनाव के लिए रोते हैं, घड़ियाली आंसू लोग बहाते हैं इमोशनल ब्लैकमेल करने के लिए। और आतिशी जी की जहाँ तक बात करें तो कोई ऐसी हमने बात नहीं कही। अब उनके वो रोज स्टेटमेंट ऐसी बदलती थी, तो उनके आपने कहा था आतिशी ने चुनाव के लिए अपना बाप बदल लिया। उनके पिताजी, उनके फादर, स्वाभाविक है, हाँ। पहले सिंह लिखती थी, फिर पंजाबी बन गई, फिर अब हस्बैंड गायब हो गया, तो रोज जो कहीं ना कहीं कुछ बदल रहे थे। तो वो मैं ग्रामीण पृष्ठभूमि का व्यक्ति हूँ, तो ग्रामीण पृष्ठभूमि के व्यक्ति में अनेकों बार लोग कहते रहते हैं, आप अनेकों बार टिप्पणी करते हैं। आप इतने गद्दावर नेता हैं, क्या आप ये जिस तरह के बयान आप देते हैं आपको लगता है ये ठीक है? नहीं, मुझे लगता ही नहीं। अगर देखो इतना तो मैं भी समझ रखता हूँ कि मैं जो बोल रहा हूँ वो गलत बोल रहा हूँ, मैं क्यों बोलूंगा? इसका मतलब मेरे अनुकूल, मेरे अनुसार कोई खेद नहीं है। वो क्या होता है कि जब कोई चीज ठीक बैठ जाती है सिस्टम के अंदर, पिच के अंदर, तो वही उसकी वाहवाही लोग करते हैं। यही चुनाव हम जीत गए होते तो आप कोई भी क्वेश्चन नहीं करता, वो चुनाव लूज कर गए तो इसलिए वो क्वेश्चन होने शुरू हो गए। नहीं, वही तो हम जानना चाह रहे हैं ना कि जो विवाद आप बयान आप दे रहे थे, जो विवादों में आप थे, कहीं इसका आपको लॉस हो गया इलेक्शन में? इशू बनाए जाते हैं, वो बेतुके बेमतलब के इशू बनाने की बात थी। वो ऐसे बयान, और जब चुनाव नहीं होता तो उससे पहले भी बहुत दिए गए हैं, ऐसा तो कोई नई बात है नहीं। तो ऐसे बयान पहले भी दिए जाते रहे, और फिर कोई ऐसे, मैं उसको अनपार्लियामेंट्री भाषा तो नहीं बोलूंगा कि वो अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज है, अनपार्लियामेंट्री भाषा है, लेकिन जब कोई चीज पकड़ी जाती है और उसको जब कोई मुद्दा बनाता है तो वो बहाना बन जाते हैं। कि मैंने फिर दोहरा रहा हूं ना, यही चुनाव भाजपा जीत गई होती। नहीं, भाजपा तो जीत गई सिर्फ, तो नहीं, आई एम सॉरी, भाजपा जीत, मैं ही जीत जाता। तो भाजपा कहाँ है? भाजपा तो पिछले, अरे दिल्ली में बात कालका जी की करो ना, जी बात कालका जी की करो आप, उससे एडजॉइनिंग जो सीटें हैं वो देखो ना आप, तुगलकाबाद हम 17,000 से आ रहे हैं, जबकि 20 में कुल 12,000 से आ रहे थे। बदरपुर हम 25,000 से हार गए, तो इसकी वजह क्या है? देवली हम 35,000 से हार गए। उसकी सराउंडिंग जो सीटें हैं वो देखो ना आप। एक हम अगर कसूरबा जीत गई तो वहां कांग्रेस 17,000 वोट ले गई, कांग्रेस 17,000 वोट ले गई, हम कस्तूरबा जीत गए। लेकिन सराउंडिंग में माहौल कैसा था आसपास के इलाके में? तो सबसे वोट ऑफ परसेंटेज ज्यादा भाजपा को मिला है आसपास की सभी सीटों में, तो वो कालका जी में ही 45% मिला है जी। वरना हर जगह 41, 42, 39% पर टिक गई भाजपा। लेकिन कुछ ऐसा झोल हो गया कि समीकरण, मैंने कहा ना, कांग्रेस का जो वोटर है वो कांग्रेस को नफरत, आम आदमी पार्टी को गाली देते हुए भी कांग्रेस के लीडरशिप ने अपने वोट को डाइवर्ट उधर किया, आम आदमी पार्टी के ऊपर किया कि यहाँ कांग्रेस बिल्कुल निमट जाए, खत्म हो जाएगी। और वो तो कांग्रेस तो खत्म होना ही होना है, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? आने वाले टाइम में कांग्रेस तो सिमट ही जाएगी, कांग्रेस तो पूरे देश में सिमट रही है, वो बेचारे कब तक रोकेंगे? ठीक है, कालका जी की जो सड़कों का आप जिक्र कर रहे थे, उन सड़कों को लेकर आप काम करेंगे, इससे भी लेकर आपने बयान दिया था प्रियंका गांधी के गालों जैसा सड़क बना देंगे। अब आप नहीं सीट जीत पाए हैं तो क्या समझे, अभी भी आप उनके विकास के लिए काम करेंगे, लोगों के लिए काम करेंगे? क्या प्रायोरिटी रहेगी आपकी? के नेतृत्व में सभी सड़कें तुरंत सारी बननी शुरू हो गई, सारे गड्ढे खत्म हो गए सड़कों के,
और बड़ी तेजी के साथ में रेखा जी एक्टिव रहते हुए काम कर रही है और भारतीय जनता पार्टी सरकार काम कर रही है और काम करेगी उसी प्रकार से, वो सब एजेंडे पे काम होगा। रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री बन गई हैं, कैसे देखते हैं आप उनको, उनका नेतृत्व कैसा है? मुझे लगता है कि पार्टी की इससे बड़ी चॉइस कोई हो ही नहीं सकती थी। और प्रवेश वर्मा भी तो थे। एक साधारण परिवार से, पार्टी में सभी जितने भी पार्टी के बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो सभी सक्षम है, उनको जो दायित्व दिया जाता है वो उसको निभाते हैं। तो इसीलिए उनकी सबसे बड़ी ताकत क्या लगती है आपको रेखा गुप्ता? देखो, उनकी ईमानदारी, वो 3 बार कॉर्पोरेटर रही हैं, और राजनीति में चरित्र जो होता है ना, चरित्र वो जिसका ठीक होता है पॉलिटिक्स के अंदर, तो उसको कोई रोक नहीं सकता। वो रेखा जी के पास है। हार्ड वर्क, मेहनत वो रेखा जी के पास है। कॉन्फिडेंस वो रेखा जी के पास है। एक कॉर्पोरेटर से एकदम किसी को पहली बार एमएलए बनने के बाद मुख्यमंत्री बना देना, और जो उन्होंने कॉन्फिडेंस क्रिएट किया है और जनता में जो विश्वास जमाया है और जो जनता के अंदर विश्वास पैदा किया है, तो एक सफल नेता और सफल मुख्यमंत्री की सिम्टम्स। लेकिन आम आदमी पार्टी तो कह रही थी कि रिमोट कंट्रोल वाला सीएम जो है बीजेपी ने बना दिया। देखो, जाकी रही भावना जैसी, ता प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। क्योंकि आम आदमी पार्टी रिमोट के अलावा चली नहीं। केजरीवाल उनका सबके माई बाप थे, फिर बाप कह गया हूं मैं, इसको भी कंट्रोवर्सी ना कह दें लोग। तो केजरीवाल साहब के सबके इनके माई बाप केजरीवाल साहब थे जी। किसी की कोई हैसियत ही नहीं थी। तो रेखा जी डिसीजन ले रही है, लेकर रेखा जी डिसीजन लेती है, निर्णय ले रही है और इम्प्लीमेंट कर रही हैं। और जहां भी जाती हैं तो रेखा जी इंडिपेंडेंटली काम करती हैं। और हमारा एक विचार है, संगठन है, तो एक विचार को लेकर काम करने वाले लोग हैं। और रेखा जी के मंत्री, 6 के 6 मंत्री, वो उनका सहयोग लेकर अच्छा काम कर रहे हैं सभी के सभी। लेकिन ठीक है सर, अभी आपने भी देखा होगा कि ट्विटर पर ट्रेंड भी हो रहा है, रेखा जी सीएम है, रेखा गुप्ता सीएम है, अपने मंत्रियों के साथ वो बैठक करती हैं। लेकिन 2-3 फोटोज ऐसी भी सामने आई जिसमें हर एक मीटिंग में रेखा जी के पति मौजूद थे। अब आम आदमी पार्टी कह रही है कि दिल्ली में क्या फुलेरा पंचायत जैसा हाल हो गया है क्या कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता रहेंगे, कमान जो है उनके पति संभालेंगे? सक्षम नहीं है रेखा गुप्ता। किसी के पास कुछ होता ही नहीं है ना, तो जो बोल रहे हैं पहले वो अपनी गिरबान में झांके। नहीं, क्या कहेंगे आप? दिल्ली की सरकार जब चल रही थी, मैं किसी भी एक भी बैठक, रेखा जी के पति उनका काम देखते हैं। परिवार में जब लोग राजनीति करते हैं तो परिवार के लोग सहयोग करते हैं। वो निगम पार्षद थी, उनके पति तब भी काम देखते थे, वो आज भी काम देख रहे हैं, सेवा का काम। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव मीटिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव जो डिसीजन है, वो कहीं ऐसी मीटिंग में रेखा जी कहाँ हैं कि रेखा जी विद ऑफिसर्स कहीं बैठी हैं तो उनके पति साथ में, एक फोटो दिखा दो। ये आजकल सोशल मीडिया पे उल्टी सीधी चेपी मार देते हैं लोग। वो सेवा का काम, मेरे भी तो भाई, मेरे भी तो बेटा, मेरे भतीजे, किसके परिवार के लोग सहयोग नहीं करते? नहीं, अभी हाल ही में अधिकारियों के साथ बैठक हो रही थी तो रेखा गुप्ता के बगल में ही उनके पति बैठे हुए थे। नहीं, वो उनके नहीं, वो जो बैठक होगी वो दिल्ली को लेकर नहीं होगी, वो उनकी विधानसभा को लेकर होगी। क्योंकि उनकी विधानसभा के काम को रेखा जी के पति देखते हैं। उनके निगम के भी क्षेत्र के वार्ड के काम को भी रेखा जी के पति ही देखा करते थे। ठीक है ना जी। तो इसीलिए अगर कोई वहां के लोकल जेई एक्शन वगैरह, मुख्य सलाहकार है रेखा गुप्ता के पति? नहीं, रेखा पढ़ी लिखी है। रेखा जी दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्र नेता रही हैं, कॉलेज की प्रेसिडेंट रही हैं, यूनिवर्सिटी की रही हैं। तो रेखा जी को किसी की सलाह लेने की आवश्यकता नहीं, वो सक्षम है। आम आदमी पार्टी यही कह रही है कि अगर उनको अपने पति से सहयोग चाहिए, ठीक है, हर कोई अपने परिवार के सदस्य की मदद करता है। लेकिन आम आदमी पार्टी कह रही है कि पहले ऐसा सीएम हम देख रहे हैं दिल्ली में कि सीएम की कुर्सी के बगल उनके पति बैठ रहे, यानी सक्षम है ही नहीं रेखा गुप्ता। हमने तो इसी दिल्ली में खड़ाऊ मुख्यमंत्री देखे हैं कि बराबर में पब्लिकली प्रेस में कुर्सी रख दी थी बराबर में कि ये तुम ही हो पाता माता, पिता तुम ही हो बंधु, सब कुछ। आतिशी जी बराबर में खड़ा मुख्यमंत्री थी। तो कोई अपने गिरबान में झांकने से पहले कोई टिप्पणी करे। नंबर 1, केजरीवाल साहब जेल में थे, तो केजरीवाल साहब की पत्नी हमेशा केजरीवाल की कुर्सी पर बैठकर, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठकर केजरीवाल गए थे ना, वो तो केजरीवाल सौंप के गए थे ना। कैसे उनके ना रहने पर उनकी पत्नी कैसे सौंप सकते? देखो, ये आपका दोहरा वो है। सॉरी, कैसे सौंप सकते हैं केजरीवाल साहब? वो इलेक्टेड मेंबर है क्या? वो सदन की मेंबर है क्या? वो कैसे सौंप सकते हैं? वो मुख्यमंत्री केजरीवाल जेल में थे, उनकी पत्नी वहां से अपील कर रही हैं, प्रेस कर रही हैं, इमोशनल कर रही हैं। वो कैसे कर रही है? वो कौन थी? रेखा जी के। इसका मतलब रेखा जी केजरीवाल जेल में चले गए, उनको अकल नहीं थी, उनकी पत्नी करती थी क्या? तो वो जेल से कैसे करते? जी, इसका मतलब जेल से कैसे करते? इसका मतलब वो जो खड़ाऊ मुख्यमंत्री बनी थी आतिशी जी, तो वो बराबर में कुर्सी रख के बैठी थी, तो वो वहां से ज्ञान लेकर करती थी। उनको ज्ञान नहीं था क्या? वो वहीं से ज्ञान आता था, खड़ाऊ में से निकल के जी।
काहे को कुर्सी रखी थी? कॉन्स्टिट्यूशनल पद के ऊपर बैठकर और आप उसका दुरुपयोग करें तो इससे और लोगों के लिए शर्मिंदगी की बात क्या होगी? इसलिए लोगों ने जवाब देकर बैठा भी दिया घर पे ना जी। देखो अभी जो थप्पड़ कांड हुआ, रेखा गुप्ता पर हमला हुआ, उससे आप किस तरह दिखते हैं? क्योंकि आपका एक बयान और वायरल हो रहा है जिसमें आपने कहा था कि केजरीवाल तो जीतने के लिए खुद को पैसे देकर थप्पड़ भी खाता है। अब इसे भी लेकर विपक्ष जो है हमलावर हो रहा है। सब कह रहे हैं कि अब रमेश बिदूड़ी कोई अब ट्वीट क्यों नहीं कर रहे हैं, इस पर क्यों नहीं? मैंने कुछ बोल ट्वीट रहे? किया? हाँ। कौन कह रहा? मैंने उसी दौरान हाँ। विद इन द 1 आवर मैंने ट्वीट किया हाँ। और मैंने लिखा कि एक निंदनीय घटना है और ये किसी राजनीतिक साजिश के तहत की गई है और ये अपने कुकर्मों को, पापों को छुपाने के लिए ऐसा एक्शन करवाया किसी न किसी से। मैंने किया था कि केजरीवाल के लोग यही बोले और हमेशा पैसे लेके थप्पड़ खाए केजरीवाल जी ने तो, और 50 दफे पब्लिकली खाए। रेखा जी तो पब्लिक से मिल रही थी, अब यही टेबल के चीज दूसरी अगर तरफ खड़े थे। अगर यही चीज आम आदमी पार्टी कहे तो? आम आदमी, अब किसी का जवाब, आम आदमी देखो, पार्टी यही कह रही है। लोकतंत्र है जी। लोकतंत्र में किसी को रोक तो सकते नहीं है, कोई कुछ भी बोल सकता है। इस देश में तो लोग भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह के नारे देते हैं, फिर लोग उनको वोट भी देते हैं, वो ज्ञान भी बांटते हैं। फिर वो मोदी जी की माँ के बारे में भी ज्ञान बांट रहे थे कि नोटबंदी का क्या हो गया, मोदी जी ने अपनी माँ को खड़ा कर दिया, मोदी जी ने अपनी माँ को लाइन, अरे मोदी जी ने अपनी माता जी को इसलिए लाइन में खड़ा नहीं किया था, मोदी जी ने किया था कि देश के प्रधानमंत्री की माँ एक गरीब मजदूर की माँ की तरह है, वो भी पैसे लेगी तो लाइन में लग के लेगी। पहले क्या करते थे कि सारी सुविधाएं वीआईपी कल्चर से बड़े नेताओं के, नेपाल में क्या हुआ है कि नेताओं की पत्नियां, नेताओं की बेटियां, नेताओं के बेटे, तभी तो नेपाल में हुआ ना। तो मोदी जी ने देश को हर चीज के 2 एंगल होते हैं, उसको पॉजिटिविटी में लो ना कि मोदी जी ने अपनी प्रधानमंत्री की माताजी भी कही मैं भी लाइन में लग के पैसे लूंगी, जब देश की आम मजदूर की माँ और बेटी और बहन और बुजुर्ग अगर लाइन में लग के राशन और पैसे लेगी तो मैं लाइन में लग के क्यों नहीं लूंगी? तो मोदी जी ने वो एग्जाम्पल सेट किया है। बट कांग्रेस तो कह रही है कि मोदी जी अपनी माँ के नाम पर अभी भी बिहार में वोट मांग रहे हैं। राहुल गांधी जी मांगे सोनिया जी के नाम से साथ लेकर वोट, कैसे मांग लेंगे? लेकिन अब सोनिया जी के फिर वो कह रहे कि जो इस दुनिया में नहीं है उसके नाम पर तो वोट मत मांग। नहीं, उनके नाम पर वोट नहीं मांग, किसने गाली दी? जो दुनिया में नहीं है, कांग्रेस को माफी नहीं मांगनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए कांग्रेस के मंच से। राहुल गांधी जिस मंच पे भाषण दे रहे उस मंच से उस बुजुर्ग और जिसने एक ऐसे बेटे को जन्म दिया है जो आज देश के 140 करोड़ लोगों के मान सम्मान के साथ में काम कर रहे हैं सर्व कल्याण के लिए, उस माँ को गाली देने का काम किया है, तो कांग्रेस के खड़गे से लेकर सोनिया से लेकर माफी नहीं मांगनी चाहिए थी। तो ये भी तो बयान आया था ना बीजेपी की तरफ से कि 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, विधवा नेता, मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा। तरफ से कभी नहीं, ये भी तो आया था बयान सर, चुनाव के वक्त ही आए थे। नहीं, बीजेपी की तरफ से, बीजेपी के मंच से, बीजेपी की नेता से कभी ये मंच नहीं आए। 140 करोड़ देश में लोग रहते हैं। मैंने फिर दोहरा रहा हूं, जब भारत तेरे टुकड़े होंगे को लेकर भी कांग्रेस अगर चुनाव लड़ा सकती है तो भारतीय जनता पार्टी ऐसे व्यक्ति को कभी नहीं कि 50 लाख की या कुछ भी लाख की कोई टिप्पणी ऐसी करने की जाए। और देश के लोग हैं वो डालते हैं सोशल मीडिया पर। अच्छा ठीक है, आज के जमाने की सर जो मौजूदा राजनीति हम देख रहे हैं, चाहे बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो या कोई हो, राजनीति का स्तर क्या आप वाकई मानते हैं गिन रहा है? जो शब्दों की मर्यादा है वो गिरती जा रही, कैसे देखते हैं आप इसको? क्या ये होना चाहिए? वो हम और आप आज के टाइम में देख रहे हैं जी। वो आप नेहरू जी के टाइम में भी अगर जाएंगे जी सर, महात्मा गांधी जी के टाइम में भी जाएंगे, जब देश आजाद हुआ था तो तभी भी लोग जिस प्रकार के काम करते थे उनके काम करने के अनुसार उनको उसका प्रतिफल जनता देती है, दे रही है जनता, ऐसी बात नहीं है। और जो जिसको कोई चीज सूट नहीं करती है तो उसको आदमी ले जाता है। लेकिन फिर भी अगर आप ये बात कह रहे हैं, मैं मानता हूं कि एक लिमिट से ज्यादा एक राजनीति सत्ता हथियाने के लिए एक स्तर से ज्यादा आदमी को इस प्रकार से नहीं गिरना चाहिए कि किसी के परिवार के ऊपर टिप्पणी करते हुए और उनके बारे में ऐसी बातें करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात करते हैं सबका साथ सबका विकास। इस स्लोगन में और इस नारे में, इस विश्वास में आपका क्या योगदान रहा? देखो, मेरा योगदान नहीं है। प्रधानमंत्री जी के सबका साथ सबका विकास करने से एक उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते एक सिपाही होने के नाते में सरकार का मेरा फर्ज था कि सबका साथ सबका विकास। तो जो मोदी साहब की योजनाएं थी, जनधन खोलने से लेकर हर गली मोहल्ले में गरीब से गरीब के खाते खुल जाएं, सरकार का लाभ जिनको है गरीब लोगों को मिल जाए, तो जो उनको मुफ्त राशन की व्यवस्था मोदी जी ने की उनके घर तक पहुंच जाए, उन लोगों के घरों तक। स्वच्छ भारत मिशन के तहत मैंने कहा डायबिटिक बुजुर्ग हुआ करते थे तो टॉयलेट कहाँ जाएं, बहनें कहाँ जाएं, बुजुर्ग माताएं जो जाती हैं पार्कों में, हर पार्क के अंदर टॉयलेट बनाने का काम ये मोदी जी का विजन था। वरना मैं एमएलए हुआ करता था तो गिड़गिड़ाते थे कहीं एक बस स्टैंड पर टॉयलेट बन जाए,
ये मैं एमएलए था, कांग्रेस का शासन था 2003 से लेकर 2013 तक, जी। 14 तक, तब मैंने देखा ये सारा का सारा सीन। तो इसीलिए सबका साथ, हम्म। तो देश के सब लोगों का साथ लेते हुए और सबका विकास हो, जो मोदी जी का काम है, उसी थीम को हम लेकर आगे जा रहे हैं। जी। तो वही मोदी जी का मकसद है, सबका साथ सो सबका विकास, कि जो सरकार की योजना है वो हर गरीब तक जानी चाहिए, और आज जा रही है। एक दिन मोदी जी बटन दबाते हैं और 9 लाख करोड़ रुपया 10 लाख किसानों के परिवारों में 6,000 रुपए तुरंत चले जाते हैं। अब 100 रुपए भेजेंगे राहुल गांधी जी वाले और 15 रुपए पहुंचेंगे, वो सरकार मोदी जी की नहीं है, गरीब तक उसका हक मिल रहा है। 4 करोड़ गरीब परिवारों को पक्के मकान देने का काम, 37 लाख पिछले 10 साल में मकान बने थे मनमोहन सिंह जी सरकार में, 37 लाख, और मोदी जी के 10 साल में 4 करोड़। करिए डिवाइड को, कितने में करेंगे आप, कितना हो रहा है। देश के अंदर लोगों को चलने के लिए हाईवेज और जो सड़कें बन रही हैं, तो सड़कें कितनी बनती थी पहले, एक दिन में 4 से 5 करोड़ देश के अंदर, आज 16 से 17 किलोमीटर सड़कें रोज बन रही हैं देश के अंदर। तो ये जो डेवलपमेंट हो रहे हैं वो लोगों के हित के लिए, लोगों के लिए की जा रही है। महंगाई कभी श्रीमती इंदिरा गांधी जी के जमाने में 24% थी, जब इंदिरा जी ने इमरजेंसी लगाई थी, उससे ज्यादा महंगाई पूरे देश के 75 साल के उसके जीवन में, देश की आजादी में कभी नहीं हुई 24% महंगाई, भ्रष्टाचार के कारण। मनमोहन सिंह जी जब देश के प्रधानमंत्री थे तो देश में महंगाई थी 12.5-13%, और आज मोदी जी के राज में महंगाई है 1.5%। 10 साल में जो मोदी जी ने उसको रिकवर किया है। बट महंगाई को लेकर विपक्ष लगातार प्रदर्शन भी तो करता है। विपक्ष कहता तभी है तो लोग बार बार मोदी कि जी को काला जिताते हैं, धन वापस झूठ नहीं बोलते हैं। आया, 15 लाख रुपए जो है सब किसानों के किसके खाते में आए? किसानों के खाते में जा रहे हैं 15 ना। लाख। हाँ जी, अच्छा। किसानों को 6,000 रुपए हाँ। किसान सम्मान निधि के माध्यम से, और किसानों को सब्सिडी के माध्यम से खाद के अंदर, और उपकरण जो किसानी करने के उपकरण है उनके माध्यम से हर किसान को 15 से नहीं 25-25 लाख रुपए से ज्यादा का लाभ हो गया है। हर गरीब को 2.5 लाख रुपए से लेकर 4 लाख रुपए पक्के मकान बनाने का काम हो रहा है। जिनके पास मकान नहीं है उनको बैंक सब्सिडाइज करके 2.5 लाख रुपए दे रहा है जी। तो इसलिए 15 लाख से भी और डबल पहुंच गए हैं 10 साल के अंदर। तो और अभी जीएसटी का में जो 5% जीएसटी लागू किए जिन जिन आइटमों पर 18% से ले जाकर, अभी हर परिवार का हर साल 15,000 रुपए इनडायरेक्ट और डायरेक्ट वे में बेनिफिट और फायदा होगा। आप आज स्कूटी भी खरीद के लाएंगे तो 7,000 रुपए सस्ती मिलेगी। वो तो अभी सस्ता हुआ सर, है ना जी। हाँ। आप कार भी खरीदेंगे तो 1.5 लाख सस्ती मिलेगी अब आपको। देखो जी आप, अब ये जीएसटी अब इस पे भी देखिए राहुल गांधी कह रहे हैं कि चुनाव नजदीक है बिहार में, इसलिए सब कुछ सस्ता कर दिया, और अभी तक तो इतनी महंगाई थी कि आम जनता जो है दम तोड़ रही थी। फिर राहुल गांधी क्यों अपोज करते हैं एक देश एक चुनाव का? मोदी जो कहते हैं कि 5 साल में एक ही बार चुनाव होना चाहिए। अगर उनको दर्द है, अब हमारे देश में तो हर राज्य में हर साल चुनाव होता है, तो फिर निर्णय कैसे होंगे? ये राहुल गांधी के अंदर थोड़ा उनको भेजे में कांग्रेस के लोगों को, उनके जो सभा सलाह रहे हैं, उनके जो चिपक लगा रहे हैं, उनको ये बताना चाहिए राहुल जी को कि हर साल देश में चुनाव होता है। कभी किसी राज्य में, कभी किसी राज्य में, फिर अगले साल बंगाल में है। चुनाव की चोरी भी पकड़ने के लिए देखिए बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकाले राहुल गांधी। अब देखो, कह रहे हैं कि कई राज्यों का अभी हम प्रूफ देंगे, सबूत दे देंगे कि बीजेपी जो है वोट चोरी करके ही जीतती है। नहीं दे पाए ना। हाँ। बीजेपी को नहीं देना था, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को देना था। आरोप तो बीजेपी पे लगा रहे हैं। नहीं, क्यों नहीं दिया? अरे आरोप इलेक्शन कमीशन पे लगा रहे हैं, दोनों जन पे लगा रहे हैं। बीजेपी थोड़ी, बीजेपी का तो कार्यकर्ता काम करता है, वोट बनवाता है। अगर वो वोट गलत बनी है तो इलेक्शन कमीशन को एफिडेविट क्यों नहीं दे देते राहुल गांधी? क्यों डर लग रहा है उनको? क्योंकि उनको मालूम है वो झूठ बोल रहे हैं, और अगर उन्होंने एफिडेविट दे दिया और उनका झूठ पकड़ा गया तो उनकी सदस्यता भी चली जाएगी। वो जिंदगी में अपनी दादी की तरह, इंदिरा जी की तरह चुनाव से भी बाहर हो जाएंगे जी। तो इसीलिए लोगों को गुमराह करने के लिए वोट चोरी का काम, तो जिस दिन देश का प्रधानमंत्री नेहरू बना था तब बीज कांग्रेस ने बोया था। सरदार पटेल को 16 राज्यों की वोट डलनी थी, 13 वोट सरदार पटेल को मिली, 3 वोट डली नहीं, कैंसिल हो गई। नेहरू को एक भी वोट नहीं मिली और प्रधानमंत्री नेहरू बन गया। वोट चोरी तो वो होती है। अभी एक चैनल के माध्यम से बिहार में दिखा रहे हैं 90 के दशक में लालू जी के टाइम में कैसे ठप्पे लग रहे हैं। बड़ा एक चैनल कल परसों दिखा रहा था मुझे, सोशल मीडिया पे चल रहा है, टीवी चैनल, क्योंकि मैं आपके चैनल पर बैठा हूं तो आपको अच्छा नहीं लगेगा दूसरे चैनल का नाम लूंगा तो इसीलिए वोट चोरी का इनका कर्म रहा था, वोट चोरी से ही ये बने थे। वो इससे बड़ी वोट चोरी क्या होगी कि श्रीमती इंदिरा गांधी जी को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनके चुनाव को अवैध घोषित कर दिया था। आप चुनाव नहीं लड़ सकते, और इमरजेंसी लगाकर आप जबरदस्ती प्रधानमंत्री बनकर बैठ गए जी आप। मुझे यकीन है आपने वो नारे भी सुने होंगे जिसमें प्रियंका गांधी कह रही हैं कि वोट चोर गद्दी छोड़। प्रधानमंत्री को, देश के प्रधानमंत्री को चोर कहा जा रहा है। जैसे कि अभी इससे पहले भी मैंने आपसे पूछा था कि राजनीति का स्तर जो है वो गिर गया है। क्या आपको लगता है कि चुनाव के लिए हर मर्यादा जो है लांघते हुए ये नेता नजर आए, चाहे कोई भी हो?
प्रधानमंत्री जी ने कहा है मेरा रिमोट देश के 140 करोड़ देशवासी हैं, मुझे परवाह नहीं है लोगों की। 140 करोड़ लोग, इन्होंने पहले भी चौकीदार चोर है कहा था, प्रधानमंत्री जी को खूब गालियां दी थी, तो देश ने क्या रिजल्ट दिया, बता दी उनकी हैसियत। तो इसीलिए अब वो फ्रस्ट्रेशन उनकी एक सीमा तक चली गई है। अब जब वो ये कहते हैं, वो ये सोचते ही नहीं तुम क्या बोल रहे हो, वो सत्ता के लिए। आप ये देखो, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, सोनिया गांधी जी, खड़गे साहब, उनके सबके बयान क्या आएंगे, उनके सबके बयान आएंगे आरएसएस को खत्म करना है, आरएसएस को मिटाना है। कभी ये निकाल लश्कर तैयबा को मिटाना है, कभी ये निकाल आतंकवाद को खत्म करेंगे हम लोग। उनको कभी नहीं कहते ये लोग, कभी नहीं कहते पीएफआई को खत्म करेंगे, देश के अंदर से आतंकवादी गतियां मिलकर लोगों की बेकसूर जान ले रहे हैं, देश को कमजोर कर रहे हैं, कभी इनको खत्म नहीं करेंगे। उनको तो वो टिकट देकर लोकसभा का चुनाव लड़ाते हैं। तो आरएसएस को खत्म करेंगे। आरएसएस दुनिया के अंदर पहला ऐसा संगठन है 100 साल जिसको हो गए, उसका आज तक पहला ही एक संगठन है जिसको कोई वर्टिकल डिवीजन नहीं हुआ आज तक। वही संगठन आज तक चले जा रहा है जी, और सतत काम कर रहा है। और नेहरू जी को भी जब चाइना युद्ध हुआ, पाकिस्तान युद्ध हुआ था, आर्मी की हमारी सेनाएं बॉर्डरों पर थी, तो परेड करानी आर्मी की, तो नेहरू जी ने ही अटल जी को कहकर आरएसएस को बुलाया और 26 जनवरी की परेड में शामिल कराया आरएसएस को। तो आरएसएस तो वो संगठन है कि तुम्हारे नाना ने या परदादा जो भी तुम्हारे रिश्ते में नेहरू साहब हैं, वो उन्होंने आरएसएस को 2 बार परेड में बुलाया था जी। और सीज फायर को लेकर आप क्या कहते हैं जी? आप कह रहे हैं कि आतंकियों का खात्मा जो है वो बीजेपी कर रही है। हमने देखा ऑपरेशन सिंदूर के जरिए खात्मा जो है आतंकियों का हुआ भी, लेकिन राहुल गांधी ने एक बयान दिया था, उन्होंने कहा कि अगर सीज फायर करना था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आके कहते, अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप आके क्यों कह रहे हैं कि भाई सीज फायर हमने करा दिया, वो क्रेडिट क्यों ले रहे हैं? वो कह रहे हैं क्या हिम्मत नहीं थी हमारे देश के प्रधानमंत्री के अंदर कि सीज फायर के बाद वो खुद कहते हैं ना। हाँ। पार्लियामेंट में सार्वजनिक रूप से प्रधानमंत्री जी ने बयान दिया कि किसी भी देश के किसी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष से कभी हमारी कोई बात नहीं हुई, ना हमें कोई दबा सकता है, ना हमसे कोई कह सकता है। और अब राहुल गांधी जी क्या करेंगे बेचारे, जब टैरिफ लगाया जा रहा है और ट्रंप साहब भारत को कोसने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये तो प्रूव अब ट्रंप ने कर दिया। दोस्ती तो पीएम मोदी से ही है ना। तो ट्रंप ने प्रूव दे दिया कि भाई सीज फायर। पाकिस्तान के जनरल ने गिड़गिड़ाकर भारत के जनरल से बात की और पाकिस्तान ने कहा हमें बख्श दो, हम मर जाएंगे, हम आगे से कुछ नहीं करेंगे। और देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि आगे से कोई भी आतंकवादी अगर अटैक होगा तो उसको युद्ध माना जाएगा, घर में घुसकर। अभी तो तुम्हारे आतंकवादी अड्डे को ठोक रहे हैं हम, भविष्य के अंदर अगर पाकिस्तान ने हिमाकत की तो फिर आतंकवादी अड्डे नहीं ठुकेंगे, पूरा पाकिस्तान ठुकेगा। फिर ये कह दिया कि उसको युद्ध माना जाएगा, आतंकवादी घटना नहीं कहा जाएगा। इतना बड़ा बयान देश के प्रधानमंत्री मोदी साहब ने दिया है, तो ये इसीलिए उनको मालूम है इनके पास कोई जमीन बची नहीं है। और अगर शीश फायर की बात करूं तो 71 का जब युद्ध हुआ था तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने अमेरिका के तब के राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी थी। वो सब चिट्ठियां आ गई जिन पर बेल लगा रखा था कांग्रेस ने कि पुरानी जो किताबें, पुराने दस्तावेज, पुरानी किसी की बुक्स, इन पर सब पे बैन था। वो अमेरिका के अंदर भी हट गया, वो चिट्ठियां निकल के आ रही हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी ने कहा जी 3 दिन हमें युद्ध रुकवा दो जी। गिड़गिड़ाई कौन थी? जिनको लोग आयरन लेडी कहते थे श्रीमती इंदिरा गांधी जी को, उन श्रीमती इंदिरा गांधी जी की चिट्ठी तब के 71 के चुनाव में पाकिस्तान अमेरिका के राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी गई थी। सवाल तो ये भी है ना, जब सीज फायर हुआ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बयान देना चाहिए था, डोनाल्ड ट्रंप ने दिया। रक्षा मंत्री है ना? वही तो कह रहे, रक्षा मंत्री का भी नहीं आया। अरे दुनिया में कोई कहीं बयान दे दे, प्रधानमंत्री उसके जिम्मेवार है क्या? लेकिन भारत की बात तो राहुल गांधी ने, ट्रंप क्रेडिट तो ले ही रहे हैं कि हमने युद्ध रुकवाया। नहीं, ट्रंप को भारत का एजेंट है क्या? तो क्रेडिट तो ले रहे थे ना सर। अरे अब कोई किसी ने अपनी अगर दुकान चलानी है और अपने आप को किसी ने अपने आप को सुपर पावर दिखाना है, अपनी मुंह मिट्टू बनना है, तो मोदी साहब क्या करेंगे? मतलब हाथी निकला जा रहा है, कुत्ते भौंकते जा रहे हैं, तो हाथी कभी देखा है कुत्ते को मारने के लिए गली में घुसता है? मालूम है वो भौंक रहे हैं, भौंकते रहेंगे, हाथी अपनी मस्त साथ से चले जा रहा है। बट गहरी दोस्ती है ट्रंप और मोदी की। इस नाते कांग्रेस कह रही थी कि हम बार बार कह रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आके सामने बोल देते, ट्रंप क्यों क्रेडिट ले रहा है? जब मोदी ने जहां बोलना था, नेहरू जी तो बोला करते थे, राहुल गांधी उनके पता नहीं सिपा सलार कैसे हैं, कुछ पढ़ लिख लिया करो। नेहरू गांधी राहुल को बेचारे को कुछ है ही नहीं उसके पास, भेजा बिल्कुल ब्लैंक पड़ा हुआ है। अरे नेहरू जी तो कहते थे, नेहरू जी के बयान है कि हर बात का जवाब पार्लियामेंट में देने के लिए मैं मजबूर नहीं हूं, मैं जो निर्णय लूंगा, सरकार जो निर्णय लेगी पार्लियामेंट में नहीं बताएगी। लेकिन मोदी साहब ने उसके बावजूद भी, कोई भी देश में घटना होती है, कोई भी काम होता है देश के अंदर, सार्वजनिक रूप से पार्लियामेंट में उसका बयान देते हैं। और प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट में बयान दिया कि किसी भी राष्ट्र के देश के 200 देश
जिनके साथ में भारत के संबंध हैं, किसी भी राष्ट्र के किसी भी उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति से हमारी कोई बात नहीं हुई। प्रधानमंत्री जी ने हाउस में बोल दिया, ऑन रिकॉर्ड है, पढ़ ले राहुल गांधी में जाकर, बोला है प्रधान, कैसे नहीं कहा प्रधानमंत्री जी ने, जब समय आया तो बोल दिया। अब काम राजनाथ जी को काम दे रखा है, हमारी सेनाओं के पास काम है, हमारी सेना के सेनाध्यक्षों का बयान आ गया कि पाकिस्तान के सेना की तरफ से हमारे पास रिक्वेस्ट आई और हम मर जाएंगे, छोड़ दो जी, हम आगे से नहीं करेंगे, तो हमने सीज फायर कर दिया। वो ये भी कह रहे थे कि ऑपरेशन सिंदूर जो नाम दिया गया, इस पर भी वोट बटोरने की कोशिश जो है बीजेपी करेगी, महिलाओं का अपमान कर रही है, तो सिंदूर जैसे नाम को लेकर इन्होंने ऑपरेशन छिड़वाया, फिर उस पर अब वो वोट महिलाओं मांग का रहे हैं। सिंदूर महिलाओं का अपमान पाकिस्तान में है, बांग्लादेश में है, भारत में तो सिंदूर सम्मान है महिला का, भारत में तो सिंदूर सम्मान है महिला का। उनको वो कल्चर ही नहीं जानते, इटली के कल्चर में लेकर पैदा हुए बेचारे। पिताजी की डेथ होगी, माँ ने डीएनए कराने के लिए ब्लड देने से मना कर दिया, तो उनको बेचारे सिंदूर की कीमत क्या पता लगेगी? उनको सिंदूर की कीमत नहीं पता लगेगी। सिंदूर की कीमत भारत की सनातन संस्कृति की बहनों को जानकारी है सिंदूर की कीमत क्या है। बिहार में इसी साल के अंत में चुनाव होना है, और जैसे कि अभी मैंने कहा कि बिहार में एसआईआर का मुद्दा जो है खूब गूंज रहा है, और वही राहुल गांधी जो है वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वोटर अधिकार क्या होता है, आपका अधिकार क्या है। क्या आपको लगता है, क्योंकि इससे पहले भी राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाले थे, संविधान बचाओ रैली उन्होंने निकाला था, बहुत तरह की यात्राएं वो निकाल रहे हैं, क्या 2024 में जिस तरह लोकसभा चुनाव में इंपैक्ट पड़ा था बीजेपी पर, इस बार भी मोदी की लहर कम होगी? कैसे देख रहे हैं आप इसको? नहीं, देखो, लोकसभा के चुनाव में जो इंपैक्ट डालने की आप बातें कह रहे हैं जी, वो केजरीवाल ने भी एक बार चुनाव जीत लिया था 2020 का, ये कह के कि मोदी साहब मुझे काम नहीं करने दे रहे हैं और मुझे एक मौका और दे दो। वो तो हर बार कहते थे, ठीक है ना जी। अब उसके बाद इन्होंने नारा दिया झूठा कि मोदी साहब संविधान खत्म कर देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, सब कुछ नारा दिया इन्होंने। अब मोदी साहब की सरकार को 1.5 साल होने जा रहा है, क्या आरक्षण खत्म हो गया क्या? संविधान खत्म हो गया क्या? किसी का आरक्षण छीन लिया क्या? तो जो गरीब तबका था बेचारा, वो एक बार काट की आंडी चढ़ती है, उस भ्रम में आ गई, बहकावे में। अब उन्होंने देखा ये तो राहुल तो कह रहा था, अब मोदी साहब तो प्रधानमंत्री बन गए, तो आरक्षण खत्म हो गया क्या देश में? वही का वही है। कहाँ खत्म हो गया आरक्षण? संविधान खत्म हो गया क्या? वही का वही है। इससे 4 गुना तो बार तो 70 बार तो कांग्रेस ने संविधान में संशोधन किया है देश के अंदर। मोदी साहब ने तो अभी मुश्किल से 8 या 10 ही जगह संशोधन किया है। तो इसीलिए जब अब लोगों ने ये देख लिया ना कि आरक्षण तो खत्म हुआ नहीं, तो तभी तो दिल्ली में जीत गए। ये तो आरक्षण तो खत्म हुआ नहीं, तो दिल्ली में जीत गए, बीजेपी ने सरकार बना ली। तो इसीलिए 150 चुनाव राहुल जी के नेतृत्व में कांग्रेस अब तक हार चुकी है, राज्यों में पंचायतों से लेकर पार्लियामेंट 150 चुनाव हार चुकी है कांग्रेस। तो बार बार यही झूठे ये नैरेटिव बनाने की मानसिकता से हार जाती है कांग्रेस। यानी जनता विश्वास नहीं कर रही, मालूम है जनता को, सब नहीं कर रही। नहीं, बीजेपी की सरकार बनेगी बिहार में, एनडीए की। ठीक है, 2029 तक आपकी क्या प्लानिंग है? हम एक कार्यकर्ता हैं, कुछ तो सोचा होगा आपने अपने लिए। हमारे पास हमारे लिए अपने सोचने के लिए नहीं होता कुछ भी, एक विचार को लेकर काम करते हैं। हमारा संगठन है, संगठन जो जिम्मेवारी देता है, जो तय करता है, वो जो काम देता है। पहले लोकसभा लड़ाया 2 बार, उसी संगठन ने लड़ाया, फिर कहा नहीं आपको अगली बार विधानसभा लड़ना है, और हमें ही नहीं लड़ाया, मध्य प्रदेश में भी लड़ाया, राजस्थान में भी एमपीओ को लड़ाया, तो आपको विधानसभा लड़ना है, हमने विधानसभा लड़ ली। अब आगे संगठन जो तय करेगा वो काम करेंगे, हम एक विचार के लिए काम करने वाले लोग हैं। ठीक है, सीएए को लेकर आपकी क्या राय है? क्योंकि इसे लेकर कहा जा रहा है कि हिंदू और मुस्लिम को बांटने की कोशिश की जा रही, जो लगातार आप लोगों पर आरोप लगते हैं कि आप लोग जातिवाद की राजनीति करते हैं, आप इसे कैसे देखते हैं? ये जातिवाद की राजनीति है। सीएए के बारे में क्या दुनिया के अंदर मॉरिशस, नेपाल की स्थिति आपने देखा, कम्युनिस्टों ने पिछले 10 साल में कब्जा कर लिया, और हिंदुस्तान है। तो जो बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में हिंदू रहता है, बौद्ध रहता है, सिख रहता है, जैन रहता है, अगर वो वहां से बेचारे दिल्ली आएंगे, 23% भारत आएंगे, 23% हिंदू पाकिस्तान के पार्टीशन में था 1947 में। आज पाकिस्तान में 1.5% हिंदू रह गया, कहाँ गया वो? मार दिए वो लोग। अब कुछ लोग जान बचाकर जो भारत आते हैं कि अपने पितरों का श्राद्ध करने हम गया जा रहे हैं, हम गंगा जी जा रहे हैं, बहाना बना के बेचारे घर बार को छोड़कर आते हैं, वो यहाँ दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। तो क्या कांग्रेस को नहीं चाहिए था उनको यहाँ की सिटीजनशिप भारत की मिले? और जब देश में पार्टीशन हुआ था, देश का पार्टीशन 47 में, वो धर्म के आधार पर हुआ था। मुसलमानों के लिए पाकिस्तान और भारत हिंदुस्तान हिंदुओं के लिए, ये तय होकर पार्टीशन हुआ था जी। और जो वहां रहना चाहे वहां रहे, जो यहाँ रहना चाहे यहाँ रहे।
तो अब वो जो वहां हिंदू रह गए थे, वो आज सिख रह गए थे, जैन रह गए थे, बौद्ध रह गए थे, आज वो यहाँ आकर रहना चाहते हैं अगर, तो उनको सिटीजनशिप नहीं मिलनी चाहिए। कहां जाएंगे वो, कहां जाएंगे? उसका मुसलमान की सिटीजनशिप से क्या लेना देना? लेकिन कांग्रेस को दर्द क्या है? कांग्रेस को दर्द ये है कि जो घुसपैठिए पाकिस्तान से आते हैं, बांग्लादेश से आते हैं, वो घुसपैठियों को भी अब यहां से घुसपैठिए समझकर भगाया जाएगा और उनको यहां पर सदस्यता, यहां की सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। सिटीजनशिप कब मिलेगी? वो पासपोर्ट बनवा कर आए, भारत में कहे मैं भारत का नागरिक बनना चाहता हूं, अप्लाई करे, मिलेगी उसको भी, उसको कौन मना कर रहा है? लेकिन घुसपैठिए जो यहां पर सिटीजन बने हुए हैं, यहां पर वोट डाल रहे हैं, यहां पर चुनाव लड़ रहे हैं, यहां पर हमारे भारत के लोगों के हिस्से को खा रहे हैं, अनाज को खा रहे हैं, दूध को खा रहे हैं, व्यवसाय को खा रहे हैं, उन घुसपैठियों को नहीं देश में से भगाया जाना चाहिए क्या? तो इसीलिए उसका कोई एक नैरेटिव बनाते हैं। सीए के बाद भी चुनाव हो गए ना, क्या हुआ कांग्रेस का? कांग्रेस भ्रमित करती है। कांग्रेस केवल मुस्लिम पार्टी बनकर रह गई है और अपने आप को मुस्लिम पार्टी दिखाने की कोशिश करती है। कांग्रेस को भय किसी और से नहीं है, कांग्रेस को भय उसके अलायंस से है कि सपा से बड़ा मुस्लिम हितैषी मैं, लालू के बेटे से आरजे से बड़ा मुस्लिम हितैषी मैं राहुल, इसलिए मुसलमान हमारे साथ आ जाओ, हम तुम्हारी जय जयकार कर रहे हैं, हम भाड़ में जाए, हिंदू हिंदू को कुछ नहीं। लेकिन मुसलमान आप लोगों से क्यों रूठे रहते हैं? देखो, मुसलमान को मिसगाइड, जो कमजोर मुसलमान है, गरीब मुसलमान है, उसको जैसे सीए के मामले में मिसगाइड किया, आपके सबूत देखे जाएंगे, ये देखे, वो डर जाते हैं बेचारे, वो डर गए। 25 दफे कहा है, गृह मंत्री जी ने कहा है, जो यहाँ का मुसलमान है, जिसका देश है, जिसको देश से अटैचमेंट लगा, वो यही रहेगा, उसको कहाँ भगा दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर मुसलमान रहकर और जय जयकार अगर दुश्मन राष्ट्र की करेगा, पाकिस्तान की करेगा, तो उसको, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे वो भारत तेरे टुकड़े गैंग हो, कोई भी हो, वो तो हिंदू भी है, वो भी जेल जाएंगे, उनको भी जेल जाना पड़ेगा। नाराजगी क्यों रहती है मुसलमानों की? मेरा सवाल ये था, शायद यही वजह है कि विपक्ष आपका फायदा उठा जाता है। मुसलमान की नाराजगी ये है कि सनातन संस्कृति, हम कोई मुसलमान विरोधी नहीं है, लेकिन मुसलमान अपनी बात करें, अपने धर्म के विस्तार की बात करें, वो लव जिहाद के द्वारा अटैक ना करें, वो विदेशी पैसा फंडिंग लेकर यहाँ का रहने वाला हिंगुर बाबा कोई पैदा ना हो, हिंगर बाबा जो बनाए वो कौन सा झिंगुर बाबा, वो ना बने। तो ये झांगुर बाबाओं के खिलाफ अगर हम नहीं रहेंगे और इस मानसिकता को अगर नहीं रोकने का प्रयास किया जाएगा, तो हिंदू क्योंकि हिंसक नहीं है, अहिंसक है, हिंदू कभी पहल नहीं करता है। और आज कंधार, अफगानिस्तान से लेकर पाकिस्तान से सिमटता सिमटता हिंदुस्तान, कितना हिंदुस्तान रह गया। तो कहां जाएंगे सनातनी प्रवृत्ति के लोग, सनातन संस्कृति? सर्वे भवन्तु सुखी न सर्वे सन्तु निरामया, ये हमारा मंत्र, मूल मंत्र सनातन संस्कृति का है, दुनिया में सभी सुखी रहें। लेकिन वो क्या है, हम सबको मारकर आगे बढ़ेंगे, तो ये तो इस देश में बर्दाश्त नहीं होगा। ये देश कभी भी सेक्युलर नहीं था। बाबा भीमराव अंबेडकर ने मना किया था कि सेक्युलर शब्द का संविधान में नाम नहीं जोड़ा गया। ये इंदिरा जी ने धोखे से इमरजेंसी में बगैर कैबिनेट की मीटिंग बुलाए और इमरजेंसी के दौरान 1976 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने ये सेक्युलर शब्द इस देश के संविधान में जोड़ दिया, जिसको भी आने वाले वक्त में हटाना जरूरी है, हटाना पड़ेगा। और क्यों नहीं हटाना पड़ेगा? पार्टीशन किस बात पर हुआ था? हिंदू मुसलमानों के लिए पाकिस्तान, हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान, धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ। लेकिन जो हिंदू आपको अपना मानते हैं, जो भारत में रह रहे हैं, उनके लिए तो सोचना चाहिए ना। उनके लिए उन हिंदू, उन उन्हीं का तो भला मुसलमानों के प्रधानमंत्री साथ कर रहे हैं। हाँ, लेकिन ये विपक्ष तो कह रहा है ना कि उन मुसलमानों के साथ जाति हो रही है। अभी आपने देखा होगा, इससे पहले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का भी एक बयान सामने आया था। उन्होंने कहा कि हर जगह मंदिर खोजने की जो आदत है उसे बंद कर देना चाहिए। कुछ लोग इससे राजनीति लाभ लेने के लिए ऐसा काम कर रहे हैं। उनका भी बयान सामने आया था। कोई मंदिर नहीं खोज रहे हैं। जब अगर मेरे पिता का दर्द है, मेरे दादा का दर्द है, मेरे परदादा का दर्द है, हमारे पूर्वजों के साथ में अत्याचार हुए, और अगर वो कहीं कुछ दिखाई देता है, दिखाई देते तो उसकी बात उठाना, तो कहाँ का लोकतंत्र? उनके लिए लोकतंत्र नहीं है। अमेरिका के अंदर एक कर्नाटका के व्यक्ति की सर गर्दन कलम कर दी गई और बड़ी क्रूरता के साथ उसका मर्डर कर दिया गया, तो इनका किसी का बयान नहीं आया अमेरिका के राष्ट्रपति को लेकर। ना राहुल का आया है, ना अखिलेश का आया है, ना किसी का, ना विपक्ष के, ना ममता जी का आया है, ना लालू के बेटे का आया है। क्यों नहीं आया? क्यों नहीं आया? वो जाति नहीं है। मतलब यहां अगर किसी हिंदू के साथ में अगर कुछ अत्याचार हो रहा है, तो वो तो इनको जाति नजर नहीं आती है। जहां मुस्लिम बाहुल्य एरिया के अंदर किसी हिंदू की बेटी के साथ में व्यभिचार किया जाता है, धर्म परिवर्तन किया जाता है, उसकी हत्या कर दी जाती है, तब तो ये बोलते नहीं है बिल्कुल भी। तब भी बोले ना,
विपक्ष वहां तो चुप हो जाता है। तो सनातन की बात कौन करेगा इस देश के अंदर फिर? नहीं, सनातन की बात आप लोग करते हैं। जैसे कि अभी मैंने कहा कि राहुल गांधी कह रहे थे कि संविधान खतरे में, वैसे चाहे साधु संत हो या बीजेपी है, कह रहे हैं कि सनातन खतरे में। ऐसा कौन महारथी है जिसकी वजह से सनातन खतरे में आ जाएगा? इसे कैसे ऐसे देखते हैं? महारथी राहुल गांधी हैं, राहुल गांधी की ऐसे वजह से। ऐसे महामंत्री लालू के बेटे हैं, लालू हैं, ऐसे महारथी माया वो है तुम्हारी ममता जी हैं। किस प्रकार से कत्लेआम सरेआम चुनाव के बाद बंगाल में हुआ था, देखा नहीं था इस देश ने? 500 लोगों की, माता बहनों की इज्जत लूट ली गई। वो मुसलमानों की लूटी थी, हिंदुओं की लूटी थी इस देश में। असम में क्या तो हो रहा क्या है? करेंगे आप लोग? ऐसे लोगों के लिए क्या करेंगे? वाकई अब आप लोग कह रहे हैं सनातन ऐसे खतरे में लोगों है। के लिए संविधान के अनुसार लोकतांत्रिक की पद्धति के अंदर लोगों को रहना होगा। और जब देश में धीरे धीरे जागरूकता आएगी, कुछ लोग भटकाव के मार्ग पर हैं। देश की आबादी इतनी बड़ी है कि इसमें उन लोगों के बीच में केवल भाषणों से बात होने वाली नहीं है। उनको, जो लोग अभी भटके हुए हैं बेचारे, उनको शिक्षा का अधिकार, उनके अपने मौलिक अधिकार की जो जो लोग बातें मौलिक अधिकार करते रहते हैं, तो उनके अपने काम करने के लिए उनका हक और अधिकार उन लोगों को जब बराबर में दिया जाएगा। जो देश में ये जातियों के नाम से जो दरार पैदा कर रखी है कुछ लोगों ने, जैसे संविधान खतरे में कह के विपक्ष के लोग करने की कोशिश करी, ये धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। आज देश में कहाँ है जातीय वैमनस्यता लोगों के बीच में? आज कहाँ है? सब एक साथ रोटी खाते हैं, एक साथ बैठ के चाय पीते हैं। वो थी कभी जब पुरातन का भारत था, तो जातीय ये थे, सबके सब काम सबको बटे हुए थे, उसके हिसाब से बांट रखे। लेकिन जातीय पर राजनीति अभी भी तो हो रही है ना सर। अभी महाकुंभ हुआ, उस दौरान योगी आदित्यनाथ ने कहा, और अब बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने भी ये भी कहा कि महाकुंभ में मुस्लिम नहीं आएंगे। और मैंने ये भी देखा है कि जब मुस्लिम जाति नहीं है, मुस्लिम धर्म है। हाँ, मुस्लिमों पर बैन क्यों लगा? वो दुकान नहीं लगा सकते, वो आ नहीं सकते? नहीं, आ सकते हैं ना, वो आ सकते हैं। वो मक्कारियत से ना है ना, वो नाम बदल कर मुर्गा खिलाने की कोशिश ना करें, मांस परोसने की कोशिश ना करें इस संस्कृति के अंदर। वो अगर मुसलमान को ये लगता है कि वो ईमानदारी से काम कर रहा है, अपनी क्रेडिबिलिटी किसने खोई है इस देश में? मुसलमान खुद खोते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि बीजेपी मुसलमान को डराती है? अगर नहीं, कोई नहीं डराती। अगर कोई मुसलमान अपना नाम लेकर दुकान करे और अपना नाम लेकर सौदा बेचे, कौन मना करता है? तो हर चीज का प्रमाण मुसलमान ही क्यों दे? नहीं, क्योंकि मुसलमान ही करता है। हिंदू मुसलमान का नाम रख के बिजनेस नहीं करता। जैन मुसलमान का नाम रख के बिजनेस नहीं करता। जैन क्रिश्चियन का नाम रख के बिजनेस नहीं करता। क्रिश्चियन मुसलमान का नाम रख के बिजनेस नहीं करता, ढाबा नहीं चलाता। अगर उसने ढाबा चलाना है तो किसने मना किया मुसलमान को कि वेजिटेरियन खाना ना बनाए? बनाए वो, लेकिन लिखे सलीम ढाबा वेजिटेरियन खाना मिलता है। लेकिन हर परीक्षा से मुसलमान को ही क्यों गुजरना पड़ता है सर? नहीं, फिर गलत कह रहे हैं आप, मुसलमान को नहीं गुजरना पड़ता। इससे लेकर कोई सर्वे आप लोगों ने कराया कि ऐसा थूक जिहाद या कोई भी चीज है? नॉट एग्री विद यू। मुसलमान से मत लेकर जाइए, परीक्षा से उसको गुजरना पड़ेगा जिसके करेक्टर और कंडक्ट पे क्वेश्चन मार्क है। अगर वो क्वेश्चन मार्क हटेगा तो उसको परीक्षा से क्यों गुजरना पड़ेगा? परीक्षा से उसको गुजरना पड़ेगा जिसके ऊपर आक्षेप लग गए हैं, उसको ही सबूत देना पड़ेगा। तो इसीलिए अगर मुसलमान आगे बढ़ चढ़कर कहें, मुसलमानों के जो मठाधीश नेता बनते हैं वो आगे बढ़ चढ़कर कहें कि मुसलमान जब इस देश के हैं, इस देश में रह गए, उन्होंने इस देश से प्यार किया, तो मुसलमान बनके अपने नाम से रोटी ढाबा चलाएं, अपने नाम से होटल चलाएं, अपने नाम से व्यापार करें, अपने नाम से बिजनेस करें। इसका मतलब उनको है कि मुसलमान कुछ गलत करता है, लोग इनसे परहेज करते हैं, तो हमारी दुकान पर फर्क पड़ता है तो हिंदू के नाम से होगा। तो मुसलमान ही कोई एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा। इसके लिए हिंदू एग्जाम्पल सेट नहीं करेगा। भारत के 125 करोड़ लोग, 140 करोड़ लोग एग्जाम्पल सेट नहीं करेंगे। मुसलमानों को एग्जाम्पल सेट करके ये बताना पड़ेगा कि हम मुसलमान हैं, मुसलमान को मानते हैं, वो पूजा करें, अपने धर्म के अंदर आराधना करें, वो लव जिहाद ना चलाएं, वो धर्म परिवर्तन की बातें ना करें, वो लालच देकर किसी को गुमराह करें ना करें। जितने मुसलमान हैं उतने मुसलमान रहें, इज्जत के साथ रहें, जितने हिंदू हैं वो हिंदू के साथ रहें। सब धर्मों का हम सम्मान करते हैं। हम हिंदू कहां देखा है अपने धर्म परिवर्तन कराता हुआ? आरएसएस को आज तक क्यों नहीं 4 सबूत दिए इन्होंने? 70 साल तक कांग्रेस शासन में रहेगी, आरएसएस धर्म परिवर्तन करा रही है। तो इसीलिए आरएसएस को प्रमाण देने की जरूरत नहीं है, उन्हीं को प्रमाण देना पड़ेगा। लेकिन ठीक है ना, ओवैसी ये भी कहते हैं कि बीजेपी ने हमारे मस्जिदों को छीन लिया, अब मुसलमानों को बांटने की कोशिश कर रही है और मुसलमानों पर अत्याचार कर रही है। वक्फ बोर्ड का आप गठन कर देते हैं, गैर मुस्लिमों को आप सदस्य बनाने की कोशिश करते हैं। वो कह रहे हैं कि हम पर थोपने की कोशिश जो है वो बीजेपी कर रही है, अपने हुकूमत को हम पर लागू कर रही है। अगर देश में कोई संस्था बनेगी, उसमें मुसलमान अगर प्रतिनिधि के रूप में, मेंबर के रूप में रहेगा, देश का निवासी है, तो मुसलमानों की कोई संस्था बनेगी तो उसमें गैर मुसलमान मेंबर क्यों नहीं बन सकता जी? देश बट गया क्या हिंदू मुसलमान के अंदर?
क्यों नहीं बनेगा जी? नंबर 1। नंबर 2, अगर वो कहते हैं हमारी मस्जिद, तो ओवैसी से पूछना चाहता हूँ, आप तो विदेश में पढ़ के आए हैं, लंदन में कहाँ पढ़ के आए हैं आप? तो तुम्हारे पिताजी तो जैसे भी सोकार्ड राजा फाजा कहाँ जाते थे। तो मैं ओवैसी साहब से पूछना चाहता हूँ कि बाबर इस देश में पहले आया? भगवान श्री राम अयोध्या में मंदिर पहले बना था। हमारे अयोध्या के मंदिर को बाबर ने छीना था, बाबर ने। आज द्वारकाधीश मंदिर हो या हमारा वृंदावन के मंदिर हो, कृष्ण जी के मंदिर हो, उन मंदिरों पर किसी ने अटैक करके उनको तब्दील करने की कोशिश की? वो मुसलमानों ने की थी, लुटेरों ने, जो बाहर के लुटेरे आए थे, उन्होंने की थी जी। किसी भी मस्जिद को तोड़कर कोई मस्जिद का इतिहास बताया, 15,000 साल पुराने से मस्जिद का इतिहास है, और उसमें हिंदू कहीं अपना वो कर रहे हैं, अधिकार कर रहे हैं, तो वो कसूर हिंदू का होगा। ओबीसी के कहने से थोड़ी हो जाए। उसने अपनी मुसलमानों को लेकर वोट बनानी है, वो मुसलमानों को मसीहा बनना चाहते हैं, अलग 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 अलग, कि बस तुम्हारा मैं ही मसीहा हूं एकदम। और इसीलिए मुसलमान उनके टूल किट बन रहे हैं, इनका औजार बन रहे हैं, मजे ये मार रहे हैं, वही नेपाल के राजा महाराजाओं की तरह। ओबीसी राजा है और बाकी मुसलमान बेचारे भूखे मरते फिर रहे। मुसलमानों को सोचना चाहिए। ठीक है, आखिरी सवाल, फिर आते राजनीति पर। बिहार में चुनाव होना है, कौन इस बार मुख्यमंत्री बनेगा? क्या लगता है आपको? नीतीश कुमार फिर से? नीतीश कुमार। लेकिन अभी तक जितनी बार पीएम दौरे पर गए, गृह मंत्री दौरे पर गए, एक बार भी खुल के नहीं बोले कि नीतीश कुमार सीएम बने। जब समय आएगा बोल देंगे ना जी। कब बोलेंगे? हमारे नेता बोल रहे हैं, हमारे डिप्टी सीएम ने बोल दिया ना, बिहार के ने। अब देश का निर्णय, ऐसा ना हो कि देर हो जाए और नीतीश कुमार फिर पलट जाए। देश का निर्णय करने का काम है मोदी साहब का। राज्य का निर्णय हमारी राज्य की यूनिट निर्णय करती है। बिहार की यूनिट है, बिहार में बीजेपी है, सत्ता में है, डिप्टी सीएम है हमारे, वो निर्णय करेंगे, वो करेंगे निर्णय। कब करेंगे? आज की डेट तक नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है और नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है मुख्यमंत्री के रूप में। ये तो नहीं कहते ना गृह मंत्री ना पीएम कहते हैं कि नीतीश कुमार एक बार फिर से बनेंगे। बिहार के डिप्टी सीएम कौन है? उन्होंने बोल दिया ना। डिप्टी सीएम के फैसले से कहां कुछ असर जो हमारे पड़ता है? अलायंस पार्टी का मेंबर है, चिराग पासवान के फैसले से कहां असर पड़ता है सर? अभी आपने कहा कि जो भी फैसला होता है मोदी जी लेते हैं, गृह मंत्री। मैंने नहीं कहा मोदी लेते हैं, देश के बारे में, देश के बारे में निर्णय गृह मंत्री लेंगे, रक्षा मंत्री लेंगे, ट्रांसपोर्ट। अभी हाल ही में भी पीएम गए हुए थे, तब भी उन्होंने नहीं कहा खुल के। देश के निर्णय। अब 29-36 राज्य हैं, यूटी को लगाकर ये सोचने की जरूरत क्यों पड़ रही है सर? अभी भी तो सहयोगी दल है वो आपके, अभी भी वो सीएम है। कोई सोचने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल क्लैरिटी है। डिप्टी सीएम ने बोल दिया है, वहां के बिहार में, बिहार का नेतृत्व के वहां पर विधायक बनेंगे और आज की डेट में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में चुनाव कह रहे हैं कि ये डर है, यही वजह से बीजेपी अभी पत्ता नहीं खोल रही है और नीतीश कुमार पर बाजी इस बार बीजेपी नहीं लगाएगी। राहुल गांधी डर रहे थे, तेजस्वी का नाम उन्होंने क्यों नहीं लिया? फिर वो अपनी गिरफ्तारी में झांक ले। पहले राहुल से तो कहलवा रहे थे तेजस्वी अपने लिए कि मुख्यमंत्री तेजस्वी, लेकिन वो कह तो रहे ना कि मैं ही बनूंगा सीएम, और 29 में पीएम बनेंगे राहुल गांधी, वो तो कह ही रहे हैं। उनको मालूम है जिंदगी में राहुल गांधी पीएम कभी बन ही नहीं सकते, उनको मालूम है, वो तेजस्वी भी जानते हैं अच्छी तरह से। तो इसीलिए वो उनको लॉलीपॉप देने के लिए मुझे मुख्यमंत्री कर दें। तो बिहार की यूनिट है, काम कर रही है वहां पर, उनका बयान आ गया है और भारतीय जनता पार्टी वहां पर एनडीए के रूप में चुनाव लड़ेगी और नीतीश जी के नेतृत्व में लड़ेगी। ठीक है, अब आते हैं दिल्ली पर। दिल्ली में कई बड़े वादे आप लोगों ने किया था और यही वजह है कि दिल्ली में बीजेपी की अब सरकार है। यमुना की सफाई का असर जो है कब तक देखने को मिलेगा, और जो कूड़े का पहाड़ है वो कब कम हो जाएगा? आपने ध्यान ही नहीं दिया। एक अपना चैनल भेजिए एक दिन और देखिए कूड़े का पहाड़ 30-40% कम हो गए। कितना समय लगेगा? बस साल 2 साल में सबके निर्णय आ जाएंगे। साल 2 साल में? हाँ, 2 साल के अंदर आप यमुना के अंदर, यमुना रिवर बेड के ऊपर बैठकर आप कॉफी पियेंगे, एक दिन देखना। आपका एक दिन इंटरव्यू वहीं देंगे। उन्होंने भी किया था, केजरीवाल ने भी किया था कि यमुना नदी में जाके मैं अपने मंत्रियों के साथ डुबकी लगाऊंगा, उन्होंने भी कहा था। किसकी बातें कर रहे हो आप केजरीवाल की? वो तो रोज चीजें बदलता है, रोज जबान बदलता है, फिर वही भाषा बोलूंगा, रोज वो अपना बाप बदलते हैं। तो इसीलिए केजरीवाल की बात और कुत्ते चले बारात, एक कहावत है हमारे यहाँ। तो केजरीवाल तो ये भी कहता था हरियाणा ने जहरीला पानी जमुना में छोड़ दिया है दिल्ली के लोगों को मारने के लिए, कहा था ना कि। तो केजरीवाल कब कहाँ क्या बोल दे तो वो कोई उसकी कोई क्रेडिट, तभी तो लोगों ने उठा के घर बैठा दिया ना। अब पंजाब में बचे, वो भी 1-1.5 साल बाद निपट लेंगे वहां पे भी। आपने ये क्यों कहा कि जो भैंस है वो अपना रंग नहीं देखती, कहावत है? आप राहुल गांधी के लिए किस विषय पे कर रहे थे? पता नहीं किस विषय पे कोई विषय आएगा तो दूसरे पर जब कोई एलिगेशन लगाते तो हमारे गांव में कहावत होती है कि जब अपनी गिरबान में आदमी देखता नहीं है, कि भैंस अपने रंग को देखती नहीं, छाते को देखकर बिदकती है, तो इसीलिए भैंस को पहले अपना रंग देखना चाहिए, तब छाते से डरे। तो जो इस प्रकार की कोई टिप्पणी करते हैं बीजेपी के ऊपर, वो पहले अपनी गिरबान में झांके। और दूसरी भाषा में भी कहा गया, एक किसी की तरफ उंगली कर रहे तो 3 आपकी तरफ ही है। इसमें भी आत्मचिंतन करना चाहिए लोगों को जी। तो इसीलिए दूसरे पर कोई भी एलिगेशन लगा दे लेकिन अपनी गिरबान में झांक के देखे, तब हम कहते हैं। ये तो आप पर भी लागू होता है सर?
नहीं, जिस मेरे तरह को- आप बयान देते हैं, हाँ, नहीं, मैं कोई जिस ऐसा तरह आप मैं- बयान देते मैं हैं, कोई ऐसा आप बयान लोग नहीं देता विपक्ष जी। को कहते हैं कि पीएम मोदी की मां को वो गाली देते हैं, बयान देते हैं, गलत है, लेकिन आपने हेमा मालिनी पर भी दिया, प्रियंका गांधी पर भी बयान दिया, नहीं, आतिशी पर भी दिया। मैंने ना हेमा मालिनी पर को बयान दिया, हाँ। मैंने तो लालू जी ने हेमा मालिनी पर बयान दिया था, आपने सुनने में गलती कर दी होगी। तो फिर आपने कहा तो कि मैंने तो लालू वो कह के पूरा नहीं किया, लेकिन मैं ऐसी सड़कें बना दूंगा प्रियंका के गाल जैसे। लालू जी ने प्रियंका हेमा जी का बयान दिया था, तो मैंने कहा था लालू तो नहीं कर पाया, कांग्रेस के अलायंस में है वो, ठीक है ना, तो इसीलिए लालू का हेमा जी का बयान मैंने नहीं दिया जी, ठीक है ना जी। प्रियंका के लिए आपने बोला था। तो प्रियंका जी ने कह दिया ये राजनीति की बात है, क्यों बात तुम इसको आगे क्यों बढ़ाते हो। जब प्रियंका ने कांग्रेसियों को हड़का दिया कि पॉलिटिक्स में है, अपनी पॉलिटिक्स के लिए एग्जांपल सब एक दूसरे का देते हैं, दे दिया तो क्या हो गया, तुमको क्या दिक्कत है, प्रियंका जी को दिक्कत नहीं है, तो फिर आपके प्राइम न्यूज को क्यों दिक्कत नहीं, हमारे प्राइम न्यूज को दिक्कत नहीं है, हम बीजेपी की भी बात कर रहे हैं, कांग्रेस की भी बात कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी की भी बात कर रहे हैं, और राजनीति का जो स्तर गिर रहा है उसकी भी बात कर रहे हैं कि क्या ये शोभा देता है कि आप लोग इतने दिग्गज नेता हैं, गद्दावर नेता हैं, इस तरह शब्दों का प्रयोग करते हैं। बस इसलिए हम सवाल पूछ रहे हैं। नहीं, मैंने बता दिया ना उसको। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ मौजूद थे रमेश बिदूड़ी, जिन्होंने बेबाक होकर अपने तमाम मुद्दों को लेकर उन्होंने हमारे सामने रखा और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि हमारा विजन यही है, सबका साथ सबका विकास। नमस्कार।